नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित द्विवेदी है। इस बार अल्मोड़ा से पटवारी में मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी। तो कई साथियों ने मुझसे कहा कि आप अपनी रणनीति बताइए कि कैसे तैयारी, कैसे क्या बुक्स पढ़ी। तो उसी सिलसिले में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो पहले से भी तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी के दौरान ये वीडियो निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं अपने व्यावहारिक अनुभवों को आपके साथ साझा करूँगा कि तैयारी के दौरान कैसे हम मोटिवेट रहें या फिर कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्या स्मार्ट रणनीति होती है, सभी चीज़ों को साथ में लेकर कैसे चलें। जैसे हमारी निजी लाइफ और ये तैयारी की लाइफ दोनों के साथ बैलेंस कैसे कर पाएँ, इन सभी चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, इन सारों पर ही आज बात होगी। जैसे अप्रोच क्या हो हमारी, सिलेबस, बुक्स, फिर टाइम को मैनेज कैसे करें, स्मार्ट रणनीति का मतलब क्या होता है और कैसे स्मार्टली हम तैयारी कर सकते हैं कम समय में, और लास्ट में मोटिवेशन कैसे बनाएं, क्योंकि तैयारी का यही है कि अनसर्टेनिटी है, सफलता कब मिलेगी ऐसे कोई सुनिश्चित नहीं है। तो आपको मोटिवेट भी रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूं तो पहले अगर हम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हमें एक बेहद कॉम्पिटिटिव माहौल में हम जा रहे होते हैं। तो यहाँ कई चीज़ें हमारे साथ होती हैं, कभी बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिलता। फिर भी दृष्टिकोण में हमें सबसे ज़रूरी बात है अनुशासन की। हमें अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण बात है, अनुशासन बनाए रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि सफलता जब तक नहीं मिलती तब तक हमें तैयारी तो करनी है, इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य बनाए रखना, क्योंकि सफलता का ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं, क्योंकि कई बार फेलियर सामने आएंगे। इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि अगर आप लगातार लगे हो तो आपको सफलता एक दिन मिलनी है। यह विश्वास बनाए रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात आपकी गाइडेंस की। गाइडेंस का अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई बताए ही कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद भी अगर एनालाइज कर पाते हो खुद को तो वही गाइडेंस बन जाएगी। बेहतर सोर्सों को फॉलो करना और बैलेंस बना के चलना सब चीज़ के बीच, वही गाइडेंस का काम करता है। तो दृष्टिकोण क्यों मैंने बताया। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ मैं उत्तराखंड की तैयारी कैसे करें इसी पर बात कर रहा हूँ। तो मैं सिलेबस की बात करूँ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के एग्जाम है मैं उनकी ही बात करूंगा, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी उसी के लिए प्रयासरत हैं। सिलेबस में हमारा जो पहला विषय है, मतलब जो एक मेजर टॉपिक है, वो है जीएस, नेशनल जीएस है। और जो दूसरा एक यूके हो गया, उत्तराखंड की तैयारी हो गई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हिंदी है। बाकी अदर मिसलेनियस टॉपिक जैसे करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स या रीजनिंग हो गई, ये सब इसी में शामिल, जैसे जीएस में शामिल हो जाएंगे वो सब। तो उनकी तैयारी भी करी जा सकती है और करनी ही चाहिए। कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो 1 नंबर का ही क्यों ना हो। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा होगा कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें उससे भी थोड़ा ना थोड़ा रूबरू होना चाहिए। क्योंकि अगर बाई खुदा न खास्ता अगर 4-5 नंबर ही 4-5 अगर हमने पन्ने ही पढ़े हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के और उससे वो क्वेश्चन बन गया तो कितनी बेहतर बात नहीं होगी। तो इसलिए सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर तो ये सब है। जैसे अगर मैं आपको सफल कैसे हो सकते हैं इस बारे में बात करूँ तो देखिए, ये 40 नंबर का है, ये 40 नंबर का है और ये 20 नंबर का है। अब देखिए टोटल 100 नंबर का होगा और क्या स्कोर हो कि हम सफल होंगे, ये गारंटी सुनिश्चित हो जाए। तो लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 75 का अगर हम स्कोर यहाँ कर पाते हैं तो लगभग आप मानिए आपका चयन होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये 75 नंबर आएंगे कहाँ से? इन सब से ही आएंगे ये 75। अब मैं बताता हूँ कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ये पहले से तैयार रहना चाहिए और मतलब दिमाग में सोचे रहना चाहिए कि मेरे को ये 75 से ऊपर तो लाने ही है कैसे भी। फिर वो कहाँ से आएंगे ये भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर इन सब में सबसे बेहतर आपको स्कोर जो प्रदान करेगा उसकी बात करूं तो वो उत्तराखंड ही है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड सोर्सेज हैं, 2-3 किताबें हैं और करंट अफेयर्स हैं। जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको आप अगर अच्छे से करते हैं तो यहाँ आप 30 से 32 तो स्कोर कर ही सकते हैं, 30 से 32। हिंदी की एक आजकल आपने देखा होगा नया पैटर्न, जैसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी भी ये जो पारंपरिक तरीके से पूछी जा सकती है वैसी आ नहीं रही है, नया तरीका बदल लिया उन्होंने। तो यहाँ स्कोर करना भी कठिन हो रहा है अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन आप केवल हिंदी को मतलब अधिकांश लाइटली लेकर चलते हैं, ऐसा ना करें। इस हर विषय को सीरियसली पढ़ें और इसके जो मैं सोर्स बताऊंगा और आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ हम 15 स्कोर तो कर ही सकते हैं, 15। और अगर आप और अच्छा कर रहे हैं तैयारी में तो 15 से 17 यहाँ स्कोर कर सकते हैं। अब जीएस सबसे जो मतलब तैयारी में जो कठिन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, अथाह सागर है।
तैयारी का कोई मतलब ऐसा आजकल के पेपरों को देखकर कहा जाए तो जैसे वन लाइनर से तो हम यहाँ सफल हो नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्मार्टली तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिए कितना हो गया है, लगभग 16, अगर 17 32 यहाँ माने मतलब 48 के आसपास हम यहाँ नंबर ला सकते। अगर हम यहाँ 48 स्कोर करते हैं तो बचा 27 नंबर। इस 40 में से हमें 27 लाने हैं और ये लाने ही हैं, कैसे भी सफल होना है। तो अब ये 27 आएंगे कैसे? जैसे देखिए 5 नंबर की मैथ्स आती है, वो तो आपको गलत करनी ही नहीं है, चाहे आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आपको ये इसमें तो कमांड हासिल करनी ही पड़ेगी। यहाँ गलत कर रहे हैं मतलब आप पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये अधिकांश जो मतलब सफल होने वाले अभ्यर्थी होंगे यहाँ 5 में से 5 वो स्कोर करेंगे। अगर आपको 4 भी करते हैं तो करने पड़ेंगे। फिर 5 नंबर की फिर यहाँ कंप्यूटर आती है। अब कंप्यूटर का ये है, छोड़नी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अधिकांश मैंने कहीं को देख रखा है कि वो कंप्यूटर पढ़ते ही नहीं है, चाहे 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, आपको तैयार जरूर करना है। अब देखिए इसमें भी बात ये आती है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो मेरे को कंप्यूटर में नोट्स बनाने का बहुत फायदा हुआ। मैंने लगभग 20-30 पन्ने के नोट्स बनाए थे, उसमें से मैं 5 में से 4 स्कोर कर पाया था। इसलिए आप इसको भी बिल्कुल स्किप ना करें, नोट्स बनाएं और क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, मतलब बहुत लंबे वेल पूरी परिभाषाएं लिखने मत लग जाएं। छोटे नोट्स बनाएं, फैक्ट के फॉर्म में बनाएं, आपको समझ आना चाहिए इतना बनाएं। लेकिन केवल किताब से पढ़ के जैसे नहीं होगा, आप समझिए, क्योंकि वो कंप्यूटर एक पूरा सब विषय है, उसको फंक्शन को आपको समझना जरूरी है। यूट्यूब में आजकल देखिए अथाह सागर है, इंटरनेट की पहुंच सबके पास है आजकल। तो स्मार्ट रणनीति का मतलब यही है कि आप सब चीज़ों का उपयोग कर पाओ जो आपके पास पहुंच है। केवल या जैसे कोचिंग जाना या फिर कहीं बाहर जाकर तैयारी करना ही आवश्यक नहीं, आप स्मार्टली भी तैयारी कर सकते हो घर में रहकर, बशर्ते आप अगर अंदर से आप कैपेबल हो या फिर आप में उतना कैलिबर है तो आप जरूर कर पाओगे। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 3 तो स्कोर करना पड़ेगा। अगर 5 और 3, इस 40 में से जो 10 तो नंबर यही हैं, इस 10 में से अगर आप 8 या 7 ही यहाँ कर पा रहे हो तो बचे 20 नंबर। अब जो जीएस प्योर जीएस आएगी, मतलब जो नेशनल जीएस आएगी, वो 30 नंबर की आनी ही है, उसमें से आपको करना है स्कोर 20। अब देखिए अगर आप एक अच्छे स्तर तक तैयारी कर पाते हैं 9 से 10 महीने, तो क्या ये स्कोर किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर पेपर कितना ही अनकन्वेंशनल आ जाए, 10 नंबर आपके पास हैं कि आप नहीं भी करोगे फिर भी आपका चयन होना, 10 नंबर का छोड़ के भी आपका हो जा सकता है। इसलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आप अगर पूरी प्लानिंग करके चलोगे तो आप 75 तक तो स्कोर कर ही सकते हो। चलो आप 70 भी कर रहे हो, 70 से ऊपर, तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित तो हो ही सकता है। अगर पहले में अगर 70 हो रहा है, फिर 71, 72, 73, फिर आपका चयन यहाँ से हो सकता है। तो ये सिलेबस और कैसे आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो सब मैंने बताया। अभी बुक्स की बात करता हूँ मैं। बुक्स के बारे में ये है, देखिए नेशनल जीएस से संबंधित बुक्स को बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन सभी लोग परिचित रहते ही हैं। देखिए यहाँ भी वही जीएस, यूके एंड हिंदी। देखिए सबसे पहले एक प्योर और एक बहुत ही प्यारे विषय की बात करते हैं, हिंदी की। ये पढ़ना और यहाँ स्कोर करना मेरे ख्याल से आसान भी है। देखिए तैयारी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है समझने वाली बात और एक होती है रटने वाली बात। दोनों चाहिए आपको, केवल समझने से भी काम नहीं चलेगा और केवल रटने से भी काम नहीं चलेगा। हिंदी में बात करें दो तरीके से यहाँ, मतलब 2 चीजें हैं यहाँ। एक है जो पारंपरिक पाठ होता है, बेसिक्स कहते हैं जिसे हम, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, ये सब चीजें क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब चीजें क्या है आपको पहले समझनी पड़ेगी फिर रटनी पड़ेगी, ये ठीक है। और दूसरा है रटने वाला पार्ट, जैसे रचना और रचनाकार हो गया, वो आपको प्योरली रटना है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई दिमाग लगाना है, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसको आप कैसे करें मैं आपको बताऊं। तो हिंदी के लिए पहले आप जो बेसिक्स होता है ना, वो सीधे मतलब कोई किताब उठा के पढ़ने ना आएगा। मतलब ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्हें पहली बार ही पढ़ने में समझ आए। मैं अपनी ही बात करूं, मेरे को पहली बार में समझ, मतलब खुद से किताब उठा के बिल्कुल समझ नहीं आता है। इसलिए मैं अभी मेरे पास इंटरनेट है, फोन है, यूट्यूब से मैं सीधे मतलब हिंदी यूट्यूब से बनाई थी मैंने बेसिक्स पूरी। जो बेसिक्स वाले होते हैं वो पूरा, क्योंकि उससे समझ भी आता है और नए नए एग्जाम्पल भी मिलते हैं हमें। तो हिंदी का जो बेसिक वाला पार्ट है मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं, अगर आप कहोगे और अपना सहयोग प्रदान करोगे तो मैं उन नोट्स को भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो हिंदी में आप अगर बेसिक्स वाला कवर करते हो तो बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है, यहाँ से गलती की कोई चांस नहीं है। मतलब अगर आप नोट्स बनाते हो तो 40-50 पन्ने के, अगर A4 साइज पे नोट्स बना, 40-50 पन्ने में आप नोट्स बना सकते हो। अपने परिभाषाएं लिखने मत हो ना, जैसे संधि है तो संधि ये होती है 2 वर्णों का जुड़ना वगैरह, या फिर प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग जो आगे जुड़ते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं।
संधि, बस संधि क्या होती है पता है, जुड़ते हैं, फिर 5 उसके डिवाइड करो। मैं अपने नोट्स के साथ बताऊंगा, मतलब स्मार्टली नोट्स बनाओ, बल्कि नोट्स ना होता कि रिवाइज करने में मैं एक माइंड तैयार हो कि हाँ कमी है, हम कर सकते हैं। तो बेसिक से ऐसे किया। और जो रचनाएं और रचनाकार हैं उसके लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी, जो BS नेगी की है, एक किताब ब्लू वाली, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उसमें 6 पन्ने की हैं वो रचनाएं और रचनाकार वाले, केवल 6 पन्ने हैं दोनों साइड के अगर काउंट करें हम लोग तो उसमें आप वो पढ़ सकते हो। वो 6 ही पन्ने हैं, बशर्ते उसमें रचनाएं बेहद सारी दे रखी हैं, लेकिन करना पड़ेगा वो, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप वो कर पाते हो तो जो पिछले एग्जाम हुए हैं 3-4, उनमें हर एक में 4 से 5 रचनाएं ही पूछी जा रही है कि ये किसकी हैं। तो वो 4 से 5 आपका, उसमें से 5 में से अगर 4 स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर वो कर पा रहे हो। क्योंकि अब देखिए ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपर हो या कोई भी तैयारी करने वाला हो, मेहनत हर जगह लगती है। ऐसी कोई एक ही किताब नहीं है जो मैं बताऊं और आप टॉप कर जाओ। मेहनत लगेगी, लेकिन उसका परिणाम जब आपको मिलेगा तो जो आनंद की अनुभूति भी आपको होगी, वो भी अपने आप को गौरवान्वित ही करेगी। इसलिए आप उस BS नेगी की वाली किताब पढ़ सकते हो। रचनाएं रचनाकार फुलफिल हो गई, फिर जो आपका बेसिक है वो कवर हो गया। बाकी अब आप PYQ को देखो कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अगर देखो, अगर कोई नया क्वेश्चन मिल गया आपको PYQ में, जो आपका न इसमें था, तो वो मिल गया, उसको केवल जाने नहीं देना है, मतलब उसको देखो, जो वो टॉपिक है उसको जाओ, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, उससे अन्य क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं, क्या क्या चीजें बन सकती हैं, वो खुद नोट डाउन करो। केवल किसी, जैसे अगर हम तैयारी करते हैं कि आपको कोई शिक्षक बेहतर लगता है तो ठीक है, आप उसकी तैयारी करिए, लेकिन केवल उसी पर निर्भर रहना ये बेवकूफ़ी होगी। वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये उनकी खासियत है, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज को देखते हुए चलना है, डाइवर्स माइंड बनाए रखना है। केवल एक ही दिशा में बढ़ना, एक ही दिशा में है, लेकिन चीजें, सब चीज देखनी। जितने भी पढ़ाते हैं एक बार देख लीजिए, अगर सही आपको लगता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा, तभी तो लोग उसको देख रहे हैं। तो इसलिए आप केवल एक ही, मतलब वही है कि सब चीज़ों का समावेशन करिए, हर चीज़ अपग्रेड करते रहिए। हिंदी भी है, अगर मैंने इसके 50 पन्ने के नोट्स बना रखे हैं पटवारी के दौरान, हाँ, अगर और मैंने ये पढ़ रखा है, अगर मान लिया मैं आगे कोई और एग्जाम देता हूँ इससे बड़े, तो केवल मैं ये 50 पन्ने और ये तो पढ़ के जाऊंगा, लेकिन मैं इससे इस दौरान जो PYQ हुए हैं, मतलब उनके पेपर देखूंगा। फिर जो अगर कोई मेरे को नया टॉपिक मिलेगा जो मेरे इसमें और इसमें किसी में नहीं, तो उसको सर्च करके मैं जोड़ूंगा और नोट्स बनाऊंगा, फिर ये मेरे 51 पन्ने हो जाएंगे। तो यही है स्मार्ट रणनीति, बढ़ते रहिए, केवल पुराने पैटर्न पर, पुराने ढर्रे पर ही न चले। तो ऐसे आप हिंदी भी कवर कर सकते हैं। ये हिंदी हुआ। यूके के लिए जो मैं किताबें बताना चाहता हूँ वो 3 किताबें मैंने, तो एक परीक्षावाणी हो गई, सभी पढ़ते हैं, वो पढ़नी पड़ेगी। एक जो मैंने पढ़ी थी वो BS नेगी पढ़ी थी। मेरे को BS नेगी से बेहद फायदा हुआ। मैं अगर कहूँ तो लगभग हर 40 में से लगभग 35 से 36 स्कोर मेरा बन रहा था पिछले 2-3 एग्जामों में। तो मतलब मैंने BS नेगी बेहद अच्छे तरीके से पढ़ी थी, अच्छे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी थी। कोई भी मैं उसमें से कुछ भी मैंने उसमें से छोड़ा नहीं था। अब ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको किताब दिखाऊं, देखिए ये BS नेगी है, ये BS नेगी की किताब है। मैंने इसको पूरा, इसका पन्ना पन्ना अच्छे तरीके से पढ़ा था। समय लगेगा, लेकिन अगर पढ़ने का भी तरीका है इसको। देखिए अगर ये किताब है, इसको आप 3 भागों में बांटिए। पहला है, जो पहला भाग है इसके अनुसार दिखाऊं तो जो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज से पहले तक का भाग है, जो हिस्ट्री वाला भाग, वो एक भाग, दूसरा भाग डिस्ट्रिक्ट सीरीज, और तीसरा भाग जो रिमेनिंग है ज्योग्राफी वगैरह। हर एक में लगभग 60 बनने। तीनों को डिवाइड करिए। अब विषय सूची को डिवाइड किया, 3 चीजें बन गई ना इसमें। आप सोचो ये 3 किताबें, छोटी छोटी किताबें हैं 3 किताब, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, अगर इनको भी फिर और डिवाइड, इन्होंने सब टॉपिक में डिवाइड कर ही रखा है, हर चीज को पूरे एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए भी मत। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ते हैं पहली बार, फिर 2 बार और इसी को पढ़िए, ताकि दिमाग में बैठे तो ये चीज यहाँ थी, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ जाने तक हम पहला का पूरा ही भूल जाएंगे। यहाँ तक पढ़िए, फिर 2-3 बार और पढ़िए, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। फिर ये पढ़िए एक बार, फिर 2-3 बार और पढ़िए। याद कुछ ना हो भले, लेकिन चीजें समझ तो आए, अच्छा ये चीजें हैं। फिर ये पढ़िए, फिर 3-4 बार और यही पढ़िए, जो ये अंतिम के 3 टॉपिक बनाए। फिर रटने वाली प्रोसेस आती है, जब आपको चीजें पता हो, अच्छा ये है सब थोड़ा थोड़ा आइडिया है, फिर रटना शुरू करिए। पहले से रटना शुरू मत करिए। तो आप इसको जरूर करिए, और पहले समझने के लिए आप परीक्षावाणी को कर सकते हैं। ये 2 किताबें तो मैंने करी थी, और मैंने फिर वही जो अप्रोच मैंने यहाँ बताया ना हिंदी में, कि 2 किताबों में निर्भर मत रहिए। मैंने फिर PYQ देखे, PYQ जरूर देखिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन PYQ से भी बन जाते हैं। कई क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब जो सीधे ही आ जाते हैं। फिर PYQ से फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, और हमारी फिर टेस्ट सीरीज से पता चल जाता है कि हम कहाँ कैसा स्कोर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में मैंने 3 किताबें बताई आपको। आया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में वही मैंने यूट्यूब से ही बनाई थी प्योरली, कोई ना मैगजीन खरीदी थी ना कुछ करता था,
क्योंकि यूट्यूब पे इतने पढ़ा रहे हैं यार, फ़ायदा उठाओ ना उसका। ज़रूरी है कि हम किताब से ही पढ़ें। 3-4 चैनल हैं। करंट अफेयर्स में देखिए 2-3 4-5 चैनल हैं, सबके यूट्यूब पे वीडियो डाले रहते हैं। अब मैं अपनी रणनीति की बात करूं तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे करंट अफेयर्स के। मैंने किया था, सबके जितने भी वीडियो के जो वीडियो है ना सबके चैनल के, वो सब डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दिए थे और सबके कंपाइल करके बताएं तो लगभग 7 से 8 घंटे के वो सारे वीडियो बन गए थे। जैसे सबके साथ में कर लिए। फिर मैं उन्हें हर हफ्ते वीकेंड पे मतलब सुनता था, रोज सुनता था, रोज नहीं मतलब हर वीकेंड पे सुनता था और याद करने की कोशिश करता था। और अगर हर वीकेंड पे अगर सुन रहे हो तो 5वीं और 6ठी बार जब आप सुनोगे तो उसमें से लगभग 90% चीजें आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि हम देख भी रहे हैं उसे और सुन भी रहे हैं। तो मतलब लिखने से, नोट्स बनाने से रखना और वैसे याद करने में मेरे को लगता है कि वो फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि फिर अगर जब लास्ट में आप तैयारी करोगे तो 2x की स्पीड पे देखोगे उसे, अधिकांश क्वेश्चन आपको याद होंगे। आप फॉरवर्ड करके वो 8 घंटे का केवल 1 घंटे में भी कर सकते हो, क्योंकि सब चीजें याद होंगी। और अगर आपको लिख के याद करने का, अगर आपको वैसे याद होता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन केवल एक ही चैनल का नहीं करना है। जो 3-4 चैनल है सबके, क्योंकि आप करोगे भी तो आपको कई क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे, लेकिन कुछ जो उसने कराए होंगे अगले वाले के चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही सबको इंक्लूसिविटी बना के चलना है। और करंट अफेयर्स में आजकल 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप ऐसे चलते हो तो आप अगर यहाँ 5 स्कोर कर पा रहे हो तो क्या मतलब कितनी बेहतर बात है। वही बात कि केवल एक पर ही निर्भर नहीं रहना है, सभी जगह से बैलेंस बनाकर चलना है। किताबें हो गई, ये हो गई। आप अगर ठीक ठाक हो तैयारी में करने और इस रणनीति से करते हो 30 तो करोगे, और अगर थोड़ा और ब्रिलियंट हो, इतनी इंक्लूसिविटी बनाए रख सकते हो तो 35 तक जा सकते हो। ऐसा कोई उतना मतलब, लेकिन मेहनत लगेगी, बहुत आसान नहीं है, लेकिन वही है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, तैयारी करनी है, रणनीति के साथ तैयारी करनी है, और ये 9-10 महीनों में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर जीएस की बात करें, यही सबसे मतलब मुश्किल हो रहा है सबके लिए आजकल, क्योंकि पैटर्न भी पूरा बदल गया, क्वेश्चन भी बिल्कुल अनकन्वेंशनल आ रहे हैं। अब क्या ही मतलब, इसमें यही बात है कि देखो पहले जो लोग पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते थे ना, और एक आजकल जो आ रही है महेश वर्णवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन पहले ये मत पढ़ो, क्योंकि ये है फैक्ट। और केवल फैक्ट रटना दिमाग इतना प्रोसेस नहीं करता जब तक उसको समझाओगे नहीं कि जैसे उत्तराखंड में मानसून, भारत में मानसून जून में आता है। अब जब तक पता नहीं चलेगा जून में ही क्यों आता है, जुलाई में क्यों नहीं आता, अब मतलब अगस्त में क्यों नहीं आता, तो पहले समझो कि मानसून होता क्या है, लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है। तो मतलब 2 चीजें होती है ना, एक रटने वाली और एक समझने वाली। पहले समझने वाला पोर्शन यहाँ से करते हैं। जैसे जीएस में हमारे 4 मेजर टॉपिक हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमी हो गया। इन सब के यूट्यूब पे दे जाओ। वही मैंने सबसे पहले तैयारी से पहले, किताबें पढ़ने से पहले मैंने यूट्यूब से लगभग 1 या 2 महीने पढ़ा था। मतलब सारी चीजें के याद कुछ नहीं था, लेकिन मैं समझ रहा था, मतलब सब चीजों को समझा था मैंने। खुद के नोट्स बनाओ, हिस्ट्री के जैसे 3 हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मतलब मिडाइवल और मॉडर्न, उन सब में है। ओवरव्यू लो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, नोट्स बनाओ खुद के। फिर यहाँ आओ कि लूसेंट और महेश वर्णवाल, इनको पढ़ो, क्योंकि ये 1 लाइनर है। अगर आपका बेसिक्स कवर है तो ये आप जरूर कवर कर पाओ। और अगर आपके पास कैलिबर है और समय ज़्यादा है तो आप स्टैंडर्ड बुक तो प्रेफर कर ही सकते हो, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, इसलिए मेरे को नेशनल जीएस में फायदा हुआ था। तो ये लूसेंट और महेश वर्णवाल बाद में, पहले यूट्यूब से हर टॉपिक के, जैसे हिस्ट्री आपको पता है ना, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, तो एंशिएंट को एक ले लो, फिर आप क्रोनोलॉजी सिंधु सभ्यता से ले लो, फिर महाजनपद काल, ऐसे ऐसे हर चीज के 2-2 पन्ने के नोट्स बनाओ खुद के। चाहे बहुत कम होगा वो, लेकिन आपको एक ओवरव्यू तो मिलेगा। पहले ही इतनी पोथी उठा के क्या फायदा अगर वो आपको समझ ही नहीं आ रही है। तो पहले मेन है कि आपको समझ आए, कि पता हो कि हाँ हिस्ट्री में ये था। फिर इनको पढ़ो, फिर अपग्रेड होते रहो। वही पीवाईक्यू देखो कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे आजकल पूरे पैटर्न बदल गया ना, तो केवल फिर उस पैटर्न के अनुसार यूट्यूब से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, टॉपिक सर्च करते रहो और अपने नोट से ही बनाओ। अगर आप किताबें स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो फिर तो बड़ी बात है उसमें, लेकिन समय जरूर लगेगा, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि नेशनल जीएस कवर तो फिर अथाह सागर है। मतलब यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना ही पढ़ो कम ही हो। बाकी इस पार्ट की तैयारी करनी है, वही देखो अगर आप इतना भी कवर करते हो ना, तो हमें कितना करना है इसको, 30 में से 20 करना है, 10 हमें छोड़ने हैं। अनकन्वेंशनल भी पेपर आएगा 10 ही आएंगे ना कठिन, 20 तो हमारे रेंज में बन ही जाएंगे। लेकिन वही है, धैर्य बनाए रखें एग्जाम में, फिर वो बात की बात है, वो कभी बात करेंगे। तो ऐसे आप ये कवर कर सकते हो। बाकी इसमें और भी बहुत डिटेलिंग है, अगर आप साथ दोगे और सहयोग करोगे, तो अगर आप कहोगे तो मैं जरूर आगे को भी आपको ऐसे गाइड करते रहूँगा, या फिर कई टॉपिक में और भी लाऊंगा, अपने नोट्स से शेयर करूँगा, वो बात की बात है। तो ये है बुक्स, सिलेबस और दृष्टिकोण। अब आती है ये दो बातें,
ये तो क्या पढ़ना है ये, लेकिन कैसे पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट रणनीति ये बेहद जरूरी है। स्मार्ट रणनीति का मतलब ये है कि आप बैलेंस बनाकर चलो, हर चीज को बैलेंस बना। अगर आपको उत्तराखंड पसंद है तो यही पीएचडी करो, लेकिन यही मत रुको, आपको ये भी स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी स्ट्रॉन्ग करना है, कंप्यूटर भी स्ट्रॉन्ग करना है, जीएस मतलब ये जो रीजनिंग आ रही है वो भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हर चीज को लेकर चलो साथ में, ये स्मार्ट रणनीति है। और जो मतलब उत्तराखंड में मैंने कहीं देख रखा है, बिना टारगेट के पढ़ने लग जाते हैं। जैसे आज संडे है, कल मंडे जाएंगे, कुछ पता नहीं कल पढ़ना क्या है, गए वहाँ किताबें ले गए, शुरू कर दिया पढ़ना, 2 घंटे में मन नहीं लगा तो आ गए। इससे आपको वो चुभन महसूस नहीं होगी। अगर आप टारगेट फिक्स करोगे कि मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री कवर करनी है और आपकी वो कवर नहीं होगी, तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार नहीं हुई थी कवर। लेकिन आप जब तक आप टारगेट बनाओगे नहीं, तब तक आपको ये चुभन महसूस ही नहीं होगी। रोज अपने एक टारगेट पहले दिन ही सोच के जाओ कि कल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो जरूर बना के जाओ। अगर वो बनाओगे, पूरा हो ना हो तो बात की बात है, लेकिन जब पूरा नहीं होगा तो चुभन भी महसूस होगी। पहले दिन 6 घंटे का बनाया तो 5 घंटे हुआ, फिर जिस दिन 1 घंटा छूट गया ना तो अगले दिन 8 घंटे भी हो सकता है, तो कवर हो सकता है ना वो। लेकिन इसलिए रणनीति बनाओ और स्मार्टली वही है, इंटरनेट का यूज करो बहुत, PYQs देखो, सब चीज देखो, केवल अंधभक्ति वाली काम यहाँ नहीं चलेगा। मतलब कि किसी के कोई शिक्षक आपको पसंद आ गया, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन वही पसंद आ गया तो उसी के पीछे जरूरी नहीं है। मतलब सब चीजें देखो, जहां से आपको लगता है कि ये तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है, उससे तैयारी करो। टाइम मैनेजमेंट यही है, मतलब अगर आप प्योरली अगर बिगिनर हो पूरे, तो मतलब 9 से 10 महीने तो आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, मिनिमम है वो, चाहे कितना ही हो, 9 से 10 महीने तो चाहिए आपको। मैंने बताया था पिछली बार कि मैंने 3 से 4 महीने में तैयारी करी थी ना, तो वो मैंने केवल उत्तराखंड की बात करी थी। मैंने नेशनल जीएस बहुत पहले से पढ़ता हूँ, मैं नेशनल जीएस में मैंने पहले से तैयारी करी थी, लेकिन उत्तराखंड है वो मैंने 3-4 महीनों में ही पढ़ा था। और उत्तराखंड का मैंने बताया लिमिटेड है सब, अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो 3-4 महीनों में ही आप यहाँ 30-35 का स्कोर ला सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको दिन में 6 से 7 घंटे ये तो पढ़ना पड़ेगा, वो भी अनुशासन के साथ। ये नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। रोज पढ़िए, बशर्ते 5 ही घंटे पढ़े, लेकिन रोज पढ़िए ना, क्योंकि दिमाग फिल्टर जाते रहना, कुछ ना कुछ तो रोज जाना चाहिए। अगर यहाँ में 6 से 7 घंटों की बात की जाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। सबसे ज़्यादा समय तो मेरे ख्याल से आपको जीएस को ही देना है, 2 से 3 घंटे तो जरूर देने हैं स्टार्टिंग में। फिर बाद में आप अपने हिसाब से कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बन पा रहा है तो यहाँ दे सकते हो, फिर जो कमजोर होता है वो बात की बात है। पहले 3-4 महीनों में आप, फिर यूके को आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, उत्तराखंड को यानी, और 1 से 1.5 घंटा यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी ऐसा है ना, आप अगर 1 महीने, अगर 1 से 1.5 महीने 1-1.5 घंटा रोज दे रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो पढ़ रहे हो, तो हिंदी को फिर आप 1 महीने मतलब नहीं भी देखोगे ना, तो फिर एग्जाम के टाइम पे 2 महीने देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पूरा भूचाल आ जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बदलते रहता है ना, करंट अफेयर्स है, तो स्मार्टली चलो। अब हिंदी आपको याद है, फिर भी रोज पढ़ रहे हो, वही क्या, क्यों भाई, समास याद है, संधि याद है, तो अब क्या उसमें कुछ नया तो आने वाला है नहीं, याद है तो क्यों पढ़े उसके पीछे। लेकिन ये नहीं कि ऐसे लाइटली लो, हर चीज को तैयार करो, लेकिन जो वीक लग रहा है उसको तैयार करो। स्मार्ट रणनीति बताई। अब मोटिवेशन, सबसे जरूरी यही है यहाँ कि आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि सफलता का कोई, मैंने बताया, कोई निश्चित नहीं है कि कब मिलेगी, चाहे कितने ही टॉपर आ जाएं, सबको समय लगता है। कि हाँ, किसी की किस्मत भी, लक भी बहुत काम करता है, कोई पहले बन जाता है, कोई समय लगता है। लेकिन यह है कि अगर आप कंसिस्टेंटली चल रहे हो, सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो क्यों नहीं मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। और यही नहीं है कि कोई 22 में निकल गया, कोई 23 में निकल गया, कोई 30 में भी निकल रहा है ना, तो वो बड़ी बात है ना, क्योंकि वो 30 वर्ष तक अपने कैलिबर को बनाए रखा। 30-32 वर्ष तक मैं तैयारी कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो अगर तब तक अपने में मोटिवेशन बनाए रख सक रहा है तो, और ये निश्चित मानिए, अगर आप लगे हुए हैं तो आपको सफलता एक ना एक दिन मिलनी ही है। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, आगे भी आपसे जरूर मिलूंगा अगर आप, और मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगी, जरूर मदद करेगी। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।